हाय। नमस्कार दोस्तों। आज मैंने जो एक किताब उठाई है उसका नाम है पिंजर। ये किताब है अमृता प्रीतम की। इसमें मैंने इसका कुछ हिस्सा पढ़ लिया है और बाकी का पढ़ना बाकी है। जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ मैं उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें एक गांव रहता है, उसमें मोटी मोटा दो समाज रहते हैं। एक शाह समाज, एक और छोटा तबका। इसमें एक दूसरे का समाज के प्रति बदले की भावना रहती है और कुछ उस बदले की भावना के चलते और कुछ प्रेम के चलते शाह समाज का एक लड़का रशीद, जो दूसरे समाज की लड़की पूर्व, जो कि एक गरीब फैमिली से है, उसको किडनैप कर लेता है। जो लड़का उस पूर्व को पसंद नहीं था वो उसे ले जाता है। उसके साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं करता है, किडनैप करके उसका अपने एक बगीचे में, खुद के बगीचे में रखा रहता है। और उसके बाद वह वहाँ से किसी तरह भाग आती है, लेकिन आगे उसका खुद का समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि वह शाहों के परिवार से भाग कर आई थी। और वह जो रशीद नाम का लड़का था वह उससे प्रेम करता है। और ऐसे ही पूरे उनकी बीतती है ज़िंदगी। और कुछ समय के बाद पूर्व अब पेट से हो जाती है और उसका बच्चा पैदा होने वाला होता है। आगे की कहानी अब हम पढ़ेंगे, आप लोग सुनिएगा। भारी गर्मी आ गई थी। छिपटियां डालकर जलाए गए तंदूर की भांति धरती चल रही थी। पूरू कभी बैठती कभी लेटती रहती थी। आज उसका जी ठीक नहीं था। पल पल पर वह पानी पी रही थी। उसकी पड़ोसिन ने उससे कहा था, जैसे भी हो आज नहा ले और अपना सिर भी धो ले। फिर क्या पता रात को या सवेरे ही तेरे घर कुछ हो जाए, फिर तो कितने ही दिन उठ नहीं पाएगी। रशीद ने देखा पूरो का रंग बदन में उठती पीड़ा से खूनी जैसा सफेद होता जा रहा था। रशीद को वह समय याद आ गया जब वह छत्तो आने की कच्ची सड़क से पूरो को अपने आगे घोड़ी पर बैठा कर भगा लाया था। उस समय भी पूरो की रंग सफेद फिटकरी जैसी हो गई थी। उस समय पूरो की आत्मा में से टीसें उठ रही थी, आज उसके रक्त मांस में से। रशीद ने रहीम के घर अपने खेतों पर काम करने वाला एक आदमी भेजा। पूरू को अकेले छोड़कर जाने का उससे साहस न होता था। जब रहीम की माँ पहुंची उस समय बढ़ती हुई पीड़ा पूरू के माथे पर बल खा रही थी। आते समय रहीम की माँ अपनी गली वाली उस रेशमा दाई को भी लेती आई थी, जिसने रहीम की दोनों स्त्रियों से दो दो लड़के लड़कियां पैदा होने के समय मदद दी थी। दाई ने आते ही एक पुरानी फर्श पर डालकर दाई ने आते ही एक पुरानी दरी फर्श पर डालकर उस पर पूरो को लेटा दिया। वह चारपाई की नरमाई को छोड़कर करी जमीन पर लेटी कराहने लगी। रशीद बाहर दो तैयारी के पास खड़ा था, बंद किए हुए भीतरी किवाड़ के अंदर पूरों की दांतों में भींची हुई लंबी लंबी चीखें रशीद को सुनाई देती रही। उसका मन कर रहा था पूरों के बदन में बहुत नहीं तो कम से कम आधी पीड़ा निकाल कर अपने में डाल ले। पूरो अकेली ही पड़ी करा रही थी। दाई गोटे वाले नख नए पंखे से पूरों को धीरे धीरे हवा करती रही। कितनी ही बार रहीम की माँ ने घूंट घूंट पूरों के मुंह में डाला। बाहर खड़े हुए रशीद ने 3 जोर की चीखों के बाद बच्चे के टिटियाने की आवाज सुनी। उसके बाद पूरों की आवाज नहीं आई। रशीद ने चैन की सांस ली। उसका जी कर रहा था कि वह भीतर चला जाए। दाई तो शायद बच्चे की देखभाल में लगी होगी, वह जाकर पूरों को संभाले। पूरो अभी तक अपने हाथों रोती ही रही थी, अभी तक उसके कारण कराहती ही रही थी। पर भीतर उसकी चाची बैठी हुई थी, भीतर दाई बैठी हुई थी। जब तक वह उसके भीतर न बुलावे भीतर जाना ठीक नहीं था। पूरो की फिर आवाज नहीं आई। रशीद के दिल में घबराहट हुई। पूरो जिंदा तो है, उसकी आवाज इतनी सी भी क्यों नहीं आती। इसी तरह आधा घंटा बीत गया। दाई ने बाहर आकर रशीद ने कहा,
बेटा बधाई हो, लड़का हुआ है। उसका क्या हाल है? रशीद ने पूछा। ठीक ठाक है बेटा, ऐसे ही कुनबे बढ़ते हैं लड़के, छत से तो गिर नहीं पड़ते। दाई ने मुस्कुरा कर कहा। उस हौसले के साथ जिससे उसने सैकड़ों स्त्रियों को पीड़ा को अपने हाथों पर झेला था। जब रशीद अंदर गया तो पूरो लेटी हुई थी। उसकी आंखें निढाल थीं। पास ही सफेद कपड़े में लपेटा हुआ उसका और रशीद का पुत्र बड़ा अंगूठा चूस रहा था। रशीद का मन गर्व से उठा। उसने पूरो पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे में उसने सारी की सारी पूरो को जीत लिया था। पूरो अब केवल उसकी भगाई हुई रखेल नहीं थी। वह अब केवल घर में डाली हुई स्त्री नहीं थी। अब वह उसके पुत्र की माँ थी। रहीम की माँ के कहे अनुसार रशीद ने 1 रुपया और गुड़ की थैली अपने पुत्र के ऊपर वारी। पूरू की उन्नीदी आंखें खुली, उसने रशीद को देखा। अब तू मुझसे क्या कहता है? मैंने तुझे अपना आप दिया, मैंने तुझे एक पुत्र दिया, अब मेरे पास बाकी क्या रह गया है? पूरू ने जैसे खामोश जबान से रशीद से कहा, फिर आंखें मीच ली। गर्म गुड़ और पिसे हुए बादाम कुछ चम्मच लेकर जब पूरू के शरीर में कुछ जान आई, तो उसने देखा कि उसके बच्चे का नरम नरम चेहरा उसकी बाँ से लग रहा है। पूरू के शरीर में एक कपकपी सी आ गई। लगा कि एक नरम सफेद कीड़ा उसके शरीर पर चढ़ रहा है। पूरू को नफरत सी हुई। मन किया अपनी बाहों से लगे हुए कीड़े को वो तोड़ डाले, अपने पास से उसे दूर फेंक दे, ऐसे जैसे कोई चुभे हुए कांटे को नाखूनों में लेकर निकाल देता है, जैसे कोई धसे हुए गोखरों को उखाड़ कर फेंक देता है, जैसे कोई चिमटी हुई किलनी को नोच कर अलग कर देता है, जैसे कोई चिमटी हुई जोंक को तोड़ फेंकता है। रहीम की माँ को उनके घर पूरे 13 दिन रहना था। अभी पूरू के लड़का हुए केवल 4 दिन ही हुए थे। 5वें दिन पूरू के दूध उतरा। अब तक दाई रुई की बत्तियां बनाकर लड़के के मुंह में दूध देती रही थी। आज उसने लड़के को पूरू के स्तन से लगा दिया। लड़का पूरू की गोदी में पड़ा रहा, उसके शरीर से चिपटा रहा। पूरू ने अपनी अतड़ियों में एक खिंचन सा अनुभव किया। मन किया कि वह लड़के को गले लगाकर फूट फूट कर रोए। लड़का उसके अपने रक्त का बना हुआ खिलौना था, उसके ही मांस का बना हुआ पुतला। इस भरे पूरे संसार में यह लड़का ही उसका अपना था। वह अब कभी भी अपनी माँ का मुंह न देख सकेगी। वह अब कभी भी अपने पिता का मुंह न देख सकेगी। वह अपने भाई बहनों को भी न देख सकेगी। वह केवल अपने लड़के का मुख देखा करेगी, जिसके रक्त में उसके अपने माता पिता का रक्त भी मिला हुआ था। उसके माता पिता तो उसे उखाड़ कर अलग फेंक गए, पर अपने रक्त को कैसे अलग कर सकेगी? जो पूरू के अंग अंग में रचा हुआ था, जो पूरू के घर पैदा हुए बच्चे के रक्त में मिला हुआ था। बच्चा पूरू का दूध पीता रहा। पूरू को लगा यह लड़का जबरदस्ती उसकी नसों में दूध खींच रहा है। जबरदस्ती जबरदस्ती इसके बाप ने भी तो उसके साथ जबरदस्ती की थी। लड़का भी तो अपने बाप का ही बेटा था, अपने बाप का रक्त था, अपने बाप का मांस था। जबरदस्ती यह उसके शरीर में धरा गया था, जबरदस्ती ही यह उसके पेट में पल गया था, और अब जबरदस्ती ही उसकी नसों में दूध खींच रहा था। पूरू ने अपने माथे को छुआ। आग में पड़ी हुई ईंट की तरह उसका माथा गर्म था, शायद उसे ज्वर था। पूरू सोचने लगी कि यह लड़का उस लड़के का बाप। सारी पुरुष जाति, पुरुष पुरुष पुरुष, जो स्त्री के शरीर को कुत्ते की हड्डी की तरह चूसते हैं। लड़का पूरो का दूध पीता रहा। पूरो का मन रहट के डोगों की तरह भरता और खाली होता रहा। पूरो के गोल मटोल बेटे को सब जावेद कहकर पुकारते थे। पूरो उसे सुतली की पलंगिया पर डालकर देखती रहती। टांगे चला चला कर वह अपने ऊपर की चादर उतार देता और उसे पैरों से में रौंद देता था। पूरू ने उसके पाँव में चांदी की पतली सी पाजेब डाल रखी थी। जब वो टांगे मारता, पाजेब की हल्की सी छन छन पलंगिया पर सुनाई देती। लाते चलाते समय जोर लगने से उसका मुंह लाल हो जाता और उसे हिचकियां आने लगती। पूरो उसके हाथों की ओर देखती। उसकी हथेलियां बहुत ही गोरी चिट्टी थी, और हथेलियों के पीछे की ओर मांस की इस तरह उभरा हुआ था कि पूरो को उसके हाथ बिल्कुल मोम के
उस बबूए जैसे लगते थे जिसे छुपटन में उसने सियाम से आते हुए कलकत्ते के बाजार से खरीदा था। पूरो ने उस बबूर को क्रोशिये से बुनकर एक कुर्ता पहनाया था। छोटी मोतियों को एक धागे से पिरोकर उस बबुए को माला बना पहनाई थी। जावेद के हाथ बिल्कुल उस बबुए के हाथों की तरह थुल थुल करते थे। मोम का वह बबुआ शायद अभी तक नहीं टूटा होगा। पूरा सोचने लगती, कभी कभी कांच और मिट्टी की वस्तुओं का जीवन भी कितना लंबा हो जाता है। शायद आज उस बबुए से पूरी कोई बहन पूरों की कोई बहन खेल रही होगी। मुंह अंधेरे में पूरों खेतों में जाती, रशीद बेटे के पास बैठता। एक दिन अभी अंधेरा ही था। पूरों खेतों से लौट रही थी। गांव के बाहर मुसलमानों के कुएं पर उसने हाथ पैर धोए और जब वह अपने घर को लौट रही थी, उसे अपनी गली की एक लड़की कम्मो दिखाई दी। शरद ऋतु की हल्की हल्की ठंड थी। कम्मो पानी की बटुई को पत्थर के एक छोटे से धड़े पर रख कर खड़ी हो गई थी। पूरो जब उसके पास से गुजरी, कम्मो ने कांपते हुए हाथ से पानी को उस बटुई को उठा लिया। शायद उसके कंधे बटुई का भार सहन नहीं कर पाए। बटुई कम्मो के कंधे से गिरने लगी। बटुई के नीचे रखी कम्मो की हथेली भार के कारण बीच में दोहरी होती जा रही थी। दाएं हाथ से बटुई को सहारा देते हुए कम्मो के मुंह से निकला, ओ माँ। पूरो के पांव रुक गए। कम्मो के पास हो गई। मन किया 10-12 बरस की इस लड़की कम्मो के कंधे से बटुई उतार ले। कम्मो उसके साथ साथ चलती जाए। कम्मो जो पाँव से नंगी थी, जो सदा खद्दर के सुतने के पांचे ऊपर की ओर मोड़े रखती थी, जिसकी धारियों वाली कमीज के मुड्ढों पर लगा हुआ पैबंद कभी उधड़ जाता था, कभी फिर लग जाता था, जिसकी चुनरी के पल्ले सदा तार तार लटके रहते थे, जिसके बाल सदा बाण जैसे खुशक और बिखरे रहते थे, और जिसे पूरू ने सदा दूर से ही देखा था। आज वह उसके पास जाकर उसके उन कंधों पर बटलोई उतार ले, जिन कंधों की हड्डियां पीतल की बटलुई से टूट रही थीं। बड़ी देर हो गई है। बर्तन के भार नीचे दबी कम्मो ने जैसे पूरों से आज देर न होने का एक सहारा मांगा। अभी तो दिन भी नहीं निकला, पूरो ने कहा। न जाने कैसी लड़की में कुछ साहस हो आया। न जाने कैसे लड़की में कुछ साहस हो आया। उसने अपने कंधों का भार फिर धरती पर रख दिया। बटलुई से कोई एक चुल्लू भर पानी छलक कर कमों के कंधों पर गिर पड़ा। घिसी हुई धारियां वाली कमीज को पार करके पानी की ठंड कम्मों के शरीर में फैल गई। जाड़ों की ठिठुरन कम्मों के बदन में दौड़ गई। पूरो रुक गई। कम्मो पूरो की ओर देखकर हंस पड़ी। एक घड़ी पहले वह देर को हो जाने के डर से और बर्तन के बोझ से समी हुई थी। पूरो ने कम्मो के चेहरे पर सदा वही भय देखा। उस समय उसके चौड़े होठों पर फैली हुई हंसी पूरो को ऐसी लगी जैसे उस लड़की को हंसना आता ही न हो, वह यूं ही अपने होठ मरोड़ रही हो। कम्मो तो रोज इसी वक्त आती है। कम्मो को जो आवाजें पड़ती थी, उनसे पूरो को कम्मो का नाम मालूम हो गया था। लगता है आज कुछ देर हो गई है, मुझे मार पड़ेगी। कम्मो ने फिर बटलोई पर हाथ धर लिया। उसके चेहरे पर उसकी हंसी कच्चे रंग की तरह उतर गई और फिर वही पुराना भय आ गया। कम्मो, वह तेरी कौन लगती है? चाची, कम्मो ने कहा और उसकी बाह बटलोई के भार के नीचे मुड़ गई। कौन जाने उस बोझ के कारण या चाची के नाम से। तू कहे तो मैं तेरी बटलोई ले चलूं, पूरो ने कहा, पर अपना हाथ आगे न बढ़ाया। पूरो को इस बात का ध्यान था कि लोग जानते थे कि उसका नाम हमीदा है। हमीदा रशीद की बीवी और कम्मो एक हिंदू लड़की थी। बटलोई भ्रष्ट हो जाएगी, कम्मो ने निसंग कहा। पानी तो नहीं होगा, मैं पानी को हाथ नहीं लगाऊंगी। तू जाकर बाहर से बटलोई मांझ लीजो। कहते हुए पूरो हंस दी। कम्मो भी हंस पड़ी, पर बटलोई उठाए रही। दोनों भी थोड़ी ही दूर गई होंगी कि कम्मो का पैर मुड़ गया। गिरती हुई बटलोई को पूरो ने थाम लिया, पर कम्मो कंकड़ पत्थरों पर गिर पड़ी। कम्मो के पैर में मोच आ गई। पूरो ने बटलोई धरकर कम्मो का पैर थामा। हथेली से कम्मो के पैर को टखने के पास मला। देखते देखते कम्मो उठने योग्य हो गई। पूरो बटलोई उठाकर साथ साथ चलने लगी। ओ माँ, कहकर कम्मो रोने लगी। पूरो को लगा जैसे कम्मो अपने तमाम दुखों को लिए अपनी मर चुकी माँ को उलाहना दे रही है। पैदा करके हमारे लिए छोड़ गए, पूरो ने कई बार कम्मो की चाची को कहते सुना था।
कम्मो के माता पिता कोई न था। पिता शायद जीवित था, पर कहते थे उसने शहर में कोई दूसरी औरत रख ली थी और इस कारण कम्मो से कोई वास्ता न रखता था। पूरू सोच रही थी, जब माएँ मर जाती हैं तब बाप भी पराये हो जाते हैं। सोचते सोचते उसका ध्यान अपनी ओर चला गया। माएँ जीवित हों फिर भी पिता पराये हो जाते हैं, माएँ भी पराई हो जाती हैं। इतना। गांव अब दिखाई देने लगा था। प्रकाश भी बढ़ गया था तो उनकी गली का मोड़ भी अब आ गया था। फिर दोनों को ये डर था कि कोई पूरों को बटलोई उठाए दे न देख ले। कम्मू ने जब बटलोई संभाली उसको पाँव कांप रहे थे। पूरू ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और कम्मू से अलग हो अपनी गली में मुड़ गई। उसी दिन दोपहर के समय पूरू का लड़का कुछ जिद करके रो रहा था और पूरू उसे बहलाने में लगी हुई थी। जब दरवाजा खोलकर कम्मू उसके घर में आई, पूरो ने आगे बढ़कर कम्मो को अपने से चिपटा लिया। लगा उसके पुत्र की अपेक्षा कम्मो को भुलाए जाने की अधिक आवश्यकता है। कम्मो, जिसके आंसू पूछने वाला कोई न था। कम्मो के आंसू पूरो की बाह पर गिर रहे थे। पूरो की जो पूरो के जी में रह रह कर आ रहा था कि जैसे वह जावेद की माँ है, वैसे ही कम्मो की माँ भी बन जाए, कितना अच्छा होता। कम्मो ऐंठ कर रोने लगे। वह उसे उठा उठा कर बैठाए, उसे गोद में ले लेकर फिरे, उसे चूमते न थके। वह जावेद की माँ है, वह कम्मो की माँ भी बन जाए, वह सब अनाथों की माँ बन जाए। वह अच्छी पुत्री नहीं बन सकी थी, वह अच्छी माँ बन जाए। कम्मो हिंदू थी और पूरो पूरो एक मुसलमानी थी। कम्मो पूरो के घर का कुछ खा नहीं सकती थी, पर पूरो का जी कहता था कि वह कम्मो को अपने हाथ से खिलाए, उसे अपने हाथ से दूध का कटोरा पिलाए। पूरू ने फिर कम्मो का पैर मला, हथेलियों में से गर्मा गर्म घी लगाया, रूई से उसका सेका। कम्मो घर जाने की जल्दी करने लगी। उसकी चाची की लंबी झाड़ू उसकी आंखों के में सलाखों की तरह घूम रही थी। कम्मो धुलाई निगलने वाली सुई लेने के बहाने चली आई थी। पूरो ने कम्मो को बादाम वाला गुड़ खिलाया और फिर धुलाई निगलने वाली सुई भीतर से निकाल कर दी। जाड़ा दिन दिन बढ़ रहा था। लोगों ने मोटे कपड़े पहन लिए थे। लोगों ने रुई भरवाकर काली छींट की हथुहियां सिलवाई थी। लोगों ने मोटे खेसों में अपने कंधों को लपेट लिया था। कम्मो अपने उम्र के वर्ष खाए जा रही थी। न उसके शरीर पर यौवन चढ़ता था, न उसके शरीर पर कभी नए वस्त्र दिखाई देते थे। उसके नंगे पैर अब ठंड से ठिठुरने लगे थे। पूरू ने कम्मो के लिए एक नई जूती बनवाई। फिर कम्मो के लिए अपने पैरों में उस जूती का को पहनना आसान बात नहीं था। बहुत सोच विचार के बाद कम्मो को वह जूती पहना दी गई और कम्मो ने अपनी चाची से कह दिया कि सामने ईख के खेत में पड़ी मिली है। चाची ने यह बात मानी तो नहीं। भला गांव में ऐसी कौन होगी जो अपनी नई जूती ऐसे फेंक आई। पर वह चुप कर रही। कम्मो जूती पहनती रही, किंतु हर रोज जो नई चीजें पड़ी नहीं मिलती, पूरो कम्मो की ठुठुरती हुई हड्डियों को देखती रह जाती। केवल रात के अंतिम पहर का अंधेरा यह बात जानता था कि पूरो कम्मो की एक दो बटोलियों उठाकर उसे राहत ले लेने देती थी। केवल रात का अंतिम पहर अंधेरा यह बात जानता था कि पूरो कम्मो की एक दो बटोलियां उठाकर उसे राहत ले लेने देती थी। कम्मो दिन में एक आध कम्मो दिन में एक आध फेरा पूरो के घर का लगा लेती थी। कभी बेलन से रुई साफ कर लेती थी, कभी चक्की में चने दल दे लेती, कभी इमाम में मसाला कूट लेती। पूरो उसका हाथ बटाती, चाची का काफी काम हो जाता। नन्हा बच्चा जावेद कम्मो से हिल गया था। कभी कम्मो न आती तो पूरो उस छोटे बच्चे का उलाहना देती। जहां तक कम्मो से बन पड़ता वह कभी नागा न करती। अब पूरो और कम्मो माँ बेटियों की तरह एक दूसरे से लड़ लेती थी। दो सहेलियों की तरह एक दूसरे से चिपट कर बैठ जाती थी। कई बार पूरो का मन करता कि वह कम्मो के लिए कुछ बनाए। कम्मो के सूखे हुए शरीर पर एक हल्का उभार सा आने लगा था। कम्मो के पिचके हुए गालों पर मिठाई आ गई थी। पूरो के घर आकर कम्मो अपने बाल संवारती। पूरो चिकनाई का हाथ लगाकर कम्मो की मेढ़ियां करती। एक दिन सवेरे मुंह अंधेरे कम्मो पूरो को पकड़कर बेतरह रोने लगी। एक दिन सवेरे मुंह अंधेरे कम्मो पूरो को पकड़कर बेतरह रोने लगी। पूरो ने उसकी ओर देखा। कम्मो गन्ने की तरह पेरी हुई जान पड़ती थी।
पूरो ने उसे अपने कलेजे से लगाया, उसका माथा चूमा, पर कम्मो का रोना किसी तरह थमने में न आता था। आंसुओं से उसकी चुनरी भीग गई थी, आंसुओं से उसके हाथ भीग गए थे। मेरी चाची कहती है जो तू अब उसके घर गई तो मैं तेरा खून पी डालूंगी। कम्मो ने कहा और पूरो की छाती से लगकर सिसक सिसक कर रोने लगी। वह भी जी भरकर रोई। पूरो उसका एक सहारा था। उसे अलग करने के लिए कम्मो को कोई हाथ पकड़कर खींच रहा था। पर क्यों मैंने किया है? पूरो ने पूछा। चाची कहती है सुना है वह घर से भाग कर आई है, तू भी किसी दिन उसकी तरह भाग जाएगी। कम्मो ने बताया तो पूरो की टूटी हुई पूनी की तरह हो गई। कम्मो ने बताया तो पूरो टूटी हुई पूनी की तरह हो गई थी।